Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. सर आज वीडियो ऑन कीजिए ऑस्ट्रेशन सब का लोग। डाउट सेशन है ना? Good evening, sir. और ये इस क्लास में कैसे आ गए आप? अच्छा दीप्ति आप हैं। लास्ट क्लास में कहाँ थे अंकुर, कीर्ति? कहाँ थे लास्ट क्लास में? सर तबीयत खराब। सर ऑसिलेशन का डाउट सेशन कब है? ऑसिलेशन का नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाउट सेशन रख लेते हैं। कल ट्यूसडे है, कल आईटी का है, थर्सडे को। Okay, sir. ओके सर। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। और अतीक आ रहे हैं कि नहीं दूसरी क्लासेस में, या सर किसी भी क्लास में नहीं आ रहा है? दूसरी क्लास में भी नहीं आ रहे सर। कोई क्लास नहीं ले रहा हूँ। ऐसे कोई क्लास अटेंड नहीं कर रहा नहीं सर। है। और क्या है पलक? सर वो बीमार है। चलिए वीडियो ऑन कीजिए, जल्दी से स्टार्ट करें। हमने लास्ट टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन किया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस कितना आया था, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। रिकॉर्ड का क्लास देखी थी आप लोगों ने? अंकुर, कीर्ति देखी थी? अरुण? यस सर, देखी थी। ग्राफ बता दिया था ना? हाँ ग्राफ भी बता दिया। हाँ सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग, वैसे आईटी का क्वेश्चन है ये, सिंपल है। मैंने कहा कि एक रिंग है, ये रिंग है, और इसके एक्सेस पे ये क्यू चार्ज है, इसका रेडियस आर है। आईटी का क्वेश्चन है, इसके एक्सिस पे क्यू चार्ज रखा है जिसका मास m है। तो इस पे अगर मैं यहाँ पे देखूं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? रिंग की वजह से क्वेश्चन रिपीट कर। आउटसाइड। ऊपर की तरफ है ना? यस सर। ठीक है। यस। अवे फ्रॉम द रिंग,
तो अगर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो इस पे फोर्स क्या लगेगा, क्यू, और नीचे क्या लगेगा, mg। यस सर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मैनी लोकेशन फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के कितने लोकेशन होंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब जहाँ पे नेट फोर्स आपका जीरो हो। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सर इस एक्सिस पर हाँ, इसी एक्सिस पे कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे दो। जहाँ पे आपका नेट फोर्स जीरो होगा। सर एक। एक। एक ही होगा। हाँ सर एक। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, मेरे को x की दो वैल्यू के लिए सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है ना। ऐसी दो पोजीशन होंगी जहां पे मेरे को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ठीक है, अब हम लोग इस वाले फिगर में आते हैं। मैंने कहा कि इस पोजीशन पे आपका इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम है इसका मतलब इस पे नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो है इसका मतलब क्यू ई इज इक्वल टू एम जी। एम जी तो कांस्टेंट है ना, वेरिएबल क्या है, ई। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो पोजीशन पे सेम होती है। तो ऐसे दो पोजीशन होंगे ना जहाँ पे क्यू ई सेम होगा। मैंने कहा ये एक्स वन डिस्टेंस वाला और एक ही एक्स टू डिस्टेंस वाला। क्लियर है, क्योंकि दोनों पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, दोनों पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इसका मतलब क्यू ई सेम होगा। क्यू ई सेम होगा इसका मतलब कितने इक्विलिब्रियम पोजीशन मिले आपको, दो। दो। लिखे लिखे लिखते जाइए आंसर। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन तो अभी आएगा। सर बस ये ग्राफ से प्रूव हुआ है ना। हाँ, ग्राफ सही। हो गया। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया, हाउ मेनी लोकेशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो है, एक्स वन भी आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन दे रहा है, एक्स टू भी इक्विलिब्रियम पोजीशन दे रहा है। क्या दोनों के दोनों स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है या दोनों में से कोई एक ही स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, या तो दोनों के दोनों अनस्टेबल है। इसका ऑप्शन दिए हुए हैं x1 एंड x2 बोथ आर अनस्टेबल। x1 एंड x2 सर बस बोथ एक है। आर स्टेबल। x1 स्टेबल एंड x2 अनस्टेबल। x1 अनस्टेबल एंड x2 स्टेबल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड। सेकंड। थर्ड। बी। सब बी। चलिए देखिए ध्यान। मैंने यहाँ पे कहा कि आपको ऐसे दो पोजीशन मिले। मैंने कहा ये x1 ये x2।
ठीक है। अब अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इधर फिगर यहीं पे ऐसे बना देता हूँ, ये था ना रिंग, ये रिंग है, इस पे चार्ज क्यू है और इसके एक्सिस पे क्यू चार्ज रखा हुआ है जिसका मास एम है। इस पर अगर मैं ध्यान से देखूं, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है क्यू और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है एम जी। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का सा डिस्टर्बेंस दूं तो नेट फोर्स उसको वापस उसी पोजीशन पे ले आए, तब मैं उसको स्टेबल कहूँगा। ठीक है। तो अगर स्टेबल कह रहा हूँ, इसका मतलब अगर मैं यहाँ से इसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मतलब कि मैंने कहा कि एक्स ऊपर लेकर आ गया, अगर मैं एक्स ऊपर लेकर आऊँगा तो क्यू ई की वैल्यू, इस ग्राफ को देखेंगे, मैंने कहा कि मैं एक्स वन पोजिशन पे हूँ, अगर एक्स वन पोजिशन पे हूँ और मैं थोड़ा सा और ऊपर ले गया तो एक्स टू पोजिशन पे आ जाऊँगा, मतलब यहाँ पे आ जाऊँगा कहीं पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, फोर्स भी इंक्रीज होगा, फोर्स भी इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्यू ई विल बी ग्रेटर देन एम जी। यस तो सर। ये अवे हो जाएगा ना, नेट फोर्सेस को दूर ले जाएगा। हम लोग सेकंड पॉइंट पे आते हैं। मैंने कहा ये पॉइंट क्या है, x2 है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, x2 वाला है। अगर मैं इसको दूर ले जाऊं, x डिस्टेंस दूर ले गया, x डिस्टेंस दूर ले गया मतलब यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गई तो क्यूई की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्यूई की वैल्यू डिक्रीज होगी, इसका मतलब एम जी विल बी ग्रेटर देन क्यूई। यस सर। इसको ये कहाँ ले आएगा, नीचे ले आएगा ना वापस। इसका मतलब x1 क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और x2 क्या है, स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम। लिख लीजिए इसको समझ के। तो कौन सा करेक्ट है, एक ही करेक्ट है आपका, x1 अनस्टेबल, x2। पोस्ट ऑफ रीजन सही से एक्सप्लेन करके लिखेगा। जबकि वीडियो ऑन कीजिए। जबकि ऑन कीजिए वीडियो। आप लोगों को आवाज आ रही है, दीप्ति, अरुण? आ रही है सर। नोट कर लिया। यस सर। मैंने कहा कि एक आर्क है, इसका सेंटर ये है,
और इसके लिए मेरे को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पे चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर, और ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। ठीक है, और इसका रेडियस है आपका आर। तो इस आर्क के कारण इसके सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये फाइंड आउट करना है। तो मैं ये जनरलाइज, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, ये फॉर्मूला डिराइव करवा रहा हूँ, कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे बेस्ड। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, और फॉर्मूला क्या है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वो आपका पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। मैंने कहा कि जो स्मॉल आर्क है ये वाला एंगल कितना है आपका, थीटा, और एक छोटा सा एलिमेंट आपने लिया, ये छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, ये एंगल कितना बना रहा है, डी थीटा, और सेंटर से ये एंगल कितना है, थीटा। ये जो स्मॉल आर्क है इस पे जो चार्ज होगा डी क्यू, वो कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, दैट मींस आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा। Yes, sir. तो लैम्डा इंटू आर डी थीटा, ये डी क्यू आ गया। इस डी क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे होगी, मैंने कहा डी ई। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, डी का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा, डी ई कॉस थीटा, और डी का कॉम्पोनेंट इधर आएगा, डी ई साइन थीटा। अगर यहाँ पे ध्यान से आप देखें कि एक अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे ले लूँ, मैंने कहा ये एलिमेंट है, और ये भी कितना एंगल है आपका, थीटा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डी, ये भी थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट आ जाएगा डी ई साइन थीटा। तो बाई सिमेट्री कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो गया, एक्स कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, जीरो, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। सुहानी, सुहानी कौन है, हाँ वीडियो ऑन कीजिए। आप न्यू स्टूडेंट हैं क्या, सर डेमो क्लास के लिए था। कौन से, 12th के लिए, यस सर। मेडिकल। अच्छा, तो आपने कुछ पढ़ा है स्टार्टिंग में, सर फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग पढ़ी हुई। मतलब इलेक्ट्रोस्टैट। यस सर। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट कर रहे हैं। देखिए, हो सकता है शायद चीजें समझ में नहीं भी आ सकती हैं, क्योंकि बेसिक खत्म हो चुके हैं, 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, और ये 5th लेक्चर है हम लोगों का। ठीक है, अगर कहीं पे चीजें नहीं समझ में आती हैं तो पूछिएगा, नहीं तो हम लोग डेमो क्लास अलग से अरेंज करेंगे। ये तो रेगुलर क्लास चल रही है, ठीक है, कोशिश कीजिए समझने की। चलिए आप लोग नोट डाउन कीजिए कि यहाँ पे बाई सिमेट्री हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 0। अगर मैं डी की वैल्यू लिखूं, स्मॉल डी ई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मैं तो यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू मतलब कि डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये डी क्यू की वैल्यू कितनी है, लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। मेरे पास कौन सा कंपोनेंट है, सिर्फ और सिर्फ वाई कंपोनेंट है ना, एक्स कंपोनेंट तो बाई सिमेट्री 0 हो गया, तो आपने लिखा एक्स कंपोनेंट इज 0 ड्यू टू सिमेट्री।
चलिए y कंपोनेंट के बारे में बात करें। कौन सी y कंपोनेंट है? ये कितना हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नेट आ जाएगा, डी की वैल्यू कितनी है, के लैम्डा आर, एक आर कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ जाएगा के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर यहाँ तक? अब मेरे को लिमिट बताइए, लिमिट कहाँ से कहाँ लगाऊं? सोच कर बताइएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ लगाऊं? जीरो से अल्फा। देखिए यहाँ पे जी। जो मैंने एंगल जो मेजर किया है वो वर्टिकल लाइन से मेजर किया है, ठीक है। इसके हिसाब से अगर मैं ये वाला एंगल देखूं, ये कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2। अगर यहाँ से यहाँ देखूंगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2। मेरे को तो पूरे इस आर्क को कवर करना है ना, इस पूरे आर्क को कवर करना है, तो पूरे आर्क को कवर करने के लिए जो थीटा की वैल्यू होगी वो कहाँ से होगी, माइनस अल्फा बाई 2 टू अल्फा बाई 2। ये क्लियर है पॉइंट? सर जीरो से अल्फा भी तो हो सकता है। जीरो से नहीं होता नहीं, क्योंकि हमने एंगल कहाँ से मेजर किया, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने एंगल वाई एक्सिस से मेजर किया है, ठीक है। एंगल मैंने वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में लिया है, पूरे आर्क को कवर करना है, तो मैं आर्क के इस वाले एंड को देखूं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा बाई 2 ना। अगर आर्क के इस वाले एंड को देखूंगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, प्लस अल्फा बाई 2। क्यों? क्योंकि एक आपका क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। अगर किसी एक एंगल को पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरे एंगल को मेरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा। वहां नहीं, ये समझ में आ रहा है आपको? सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। नहीं, हम लोग डेमो क्लास कल फिर से रख लेंगे, मैं अलग से आपको टाइम दूंगा, ठीक है ना। ओके सर। तो यहाँ पे आपका है माइनस अल्फा बाई 2 टू प्लस अल्फा बाई 2। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है प्रियांशु? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, सर प्लीज रिपीट, वॉइस नहीं आ रही आपकी। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। तो के लैम्डा बाई आर साइन थीटा, लिमिट माइनस अल्फा बाई 2 टू प्लस अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा के लैम्डा बाई आर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन ऑफ माइनस थीटा। सुहानी, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? सर कॉस थीटा। माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2 के लैम्डा, ई नेट आ रहा है आपका 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन अल्फा बाई 2। ये है रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। दीप्ति, अरुण, वीडियो ऑन करके रखिए या तो मैं रिमूव करूं? सर वॉइस बहुत कट रही है इसलिए नहीं कर रही। क्यों वॉइस कट रही है? चलिए सर नहीं नेट सर, भी सर वॉइस कट। मैंने, चलिए फैन ही ऑफ कर दिया अपना।
अब देखिए ऑन करके, अभी भी वॉइस कट रही है। अब वॉइस कट रही है या अब क्लियर है? अब क्लियर है सब voice? क्लियर है सर, थोड़ी सी। सर पहले भी क्लियर थी। मतलब कि मेरे को गर्मी में बैठाएंगे आप लोग? फैन नहीं ऑफ- सर, मेरा तो नेट स्लो है। चलिए चलिए, कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमने जो डेरिवेशन किया है, बेसिकली मेरे को इसको समझना पड़ेगा, इसको मेरे को कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, सिंपल आपको याद रखना है कि यहाँ पे ये किसी भी आर्क की वजह से उसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा अवे होती है या तो टूवर्ड्स होगी। लॉजिकली समझिए, जैसे कि मैंने कहा ऐसा कुछ फिगर है आपका, ये कोई आर्क है, ये आर्क है, ठीक है, और इस पे चार्ज है आपका लैम्डा कूलम पर मीटर और इसका रेडियस है आर। मैंने बोला कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। लॉजिकली हम लोग क्या बताएंगे, इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे होगी, क्योंकि अभी जो मैंने फिगर बनाया था वो ऐसा बनाया था, ऐसे ही बनाया था ना। और मैंने कहा था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में है, ई नेट, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट कितना था, 0। ठीक है, तो याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको ये, कि अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी भी आर्क की वजह से, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा अगर प्लस लैम्डा है तो, अगर माइनस लैम्डा है तो क्या होगा, टूवर्ड्स। ठीक, तो इस आर्क का जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसी लाइन पे आपका क्या एक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो 90 डिग्री है ना, तो एंगल बाइसेक्टर 45 डिग्री पे होगा। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ लाई करेगा, इस आर्क के एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। क्लियर है? तो एग्जाम में मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा गया, बोला गया कि आर्क है जिस पे चार्ज है आपका लैम्डा कूलम पर मीटर और इसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो अगर मैं इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो क्या निकालूंगा, फॉर्मूला क्या था, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन अल्फा बाई 2, है ना। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, तो साइन 90 बाई 2 दैट मीन साइन 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। यहाँ पे आ जाएगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर 1/√2। ठीक है, इसको मैं क्या करूँ, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी मैं एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इसलिए इतनी कहानी बोल रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन देने वाला हूँ। अगर मैं करूँ तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, √2k लैम्डा बाई आर, है कि नहीं। यस सर। तो मैंने कहा कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है k लैम्डा बाई आर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है k लैम्डा बाई आर, तो ई नेट कितना हो जाएगा, √2k लैम्डा बाई आर। यस सर। सर आ रहा है समझ में। तो आपने क्या कहा कि अगर एक क्वाड्रेंट आर्क है, एक क्वाड्रेंट आर्क का मतलब क्या, अगर अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक इस डायरेक्शन में होगी और एक इस डायरेक्शन में होगी, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, k लैम्डा बाई आर। इन दोनों का रिजल्टेंट है √2k लैम्डा बाई आर। आ रहा है समझ में। यस सर। इसको नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन देता हूँ, और वो होमवर्क के लिए, अभी मत कीजिएगा, होमवर्क के लिए नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? नोट कीजिए। क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होगा।
इस वीक में या नेक्स्ट वीक में? कौन सा क्या चीज? सर टेस्ट हुआ था ना भी सैटरडे को, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस में डाउट है तो उसका डिस्कशन होगा। यस सर। सैटरडे को डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपको मेरे में। उसमें सिंपल मैंने बस ये लगाया कि अगर वन क्वाड्रेंट है, अगर 90 डिग्री वाला कोई भी क्वाड्रेंट है, मैंने कहा कि ये क्वाड्रेंट है आपका, इसकी वजह से मेरे को सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और इस पे चार्ज कितना है लैम्डा कूलम पर मीटर। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा के लैम्डा बाई आर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा के लैम्डा बाई आर, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा रूट 2 के लैम्डा बाई आर। ये बता रहा था उससे। ओके सर। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लीजिए, इसको ट्राई कीजिए। ये करेंगे। सर आवाज नहीं आ रही है। अभी कुछ बोला ही नहीं मैंने, अब मैं बोल रहा हूँ, मैं चुप था। यस सर। मैंने कहा कि एक रिंग है और इस रिंग का रेडियस कितना है आर। मैंने कहा यहाँ पे चार्ज है प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर। ये है लैम्डा कूलम पर मीटर और यहाँ पे चार्ज है माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर। तो मेरे को निकालना है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग। इसको ट्राई कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। होमवर्क है ये आपका, यही कॉन्सेप्ट यूज करना है जो अभी हम लोग मैंने बताया है। ये जो हिंट दिया है ना, ये हिंट है क्वेश्चन के लिए। इस पूरे रिंग को कितने हिस्सों में तोड़ लेंगे? 4 पार्ट, ठीक है। और हर एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, उसके बाद इक्विवेलेंट निकाल दीजिए, कितना रिजल्टेंट आएगा। अभी कुछ फॉर्मूले हैं जिसको नोट डाउन करना है, उसका डेरिवेशन आपके लिए नहीं है, नीट वालों को उसका डेरिवेशन नहीं बताता हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन है। इसका सिंपल सा डेरिवेशन करेंगे हम लोग बाय यूजिंग गॉस लॉ। अभी फिलहाल अभी इसको फॉर्मूले के रूप में याद रखिए। मैंने कहा कि एक इनफाइनाइट शीट है। इनफाइनाइट शीट का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने कहा कि एक कागज है, ये मान लीजिए कागज है, ठीक है। और इस पेपर पे क्या चार्ज है? प्लस लैम्डा चार्ज है, सॉरी प्लस सिग्मा, प्लस चार्ज है। इस पूरे शीट पे आपने क्या लिखा? प्लस चार्ज फैला दिया, ठीक है। हम लोग लैम्डा यूज करते हैं फॉर चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिग्मा यूज करते हैं फॉर रेडियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और रो यूज करते हैं फॉर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर। ये सब टर्मिनोलॉजी हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे। रोटेशनल मोशन। चलिए,
तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इनफाइनाइट शीट की, ठीक है। मैंने इनफाइनाइट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या एक रिलेटिव है, बताया था ना, किसी के रिलेशन में होता है ये इनफाइनाइट। तो मैंने कहा कि एक शीट है और इस पे प्लस चार्ज है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, सिग्मा डिफाइन करेंगे कि रो डिफाइन करेंगे, पहले तो ये बताइए। सिग्मा। तो आपने कहा यहाँ पे चार्ज है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगर इस शीट से मैंने कहा कि किसी पी पॉइंट की दूरी पे एक पेपर है, मेरा वीडियो नजर आ रहा है आपको? यस यस सर। सर। हाँ, तो मैंने कहा कि एक पेपर है, ये पेपर मान लीजिए, ये पेपर है और इसमें प्लस चार्ज है पूरे पूरे पे, ठीक है, दोनों तरफ प्लस चार्ज। मैंने कहा इस पेपर से इस पॉइंट की, ये पॉइंट क्या है, इस पेपर से आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। और मेरे से पूछा गया फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द इनफाइनाइट शीट। इस इनफाइनाइट शीट से आपकी क्या है, पी पॉइंट आर डिस्टेंस पे है, तो इस पी पॉइंट पे मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक। इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होता है आपका सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक है। हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे जब मैं गॉस लॉ बताऊंगा। गॉस लॉ भी एक टर्म आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैट में, ठीक है, उस मेथड से इसका डेरिवेशन करेंगे। अभी फिलहाल याद रखना है कि ऐसे फॉर्मूले आते हैं। ये किसके लिए है, फॉर इनफाइनाइट शीट, ये इनफाइनाइट शीट के लिए है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब मैंने कहा कि एक हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर समझते हैं ना, हॉलो हेमीस्फीयर, ठीक, हॉलो हेमीस्फीयर है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है आपका, कटोरी, कटोरी को उल्टा रख दीजिए, बाउल को, ठीक है, वो आपका हेमीस्फीयर है। तो ये आपका हॉलो हेमीस्फीयर है, ये कुछ ऐसा। इस पूरे सरफेस पे सिग्मा चार्ज है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया होगा ना, सरफेस एरिया, बाउल का एरिया होता है। तो मैंने कहा कि इस हेमीस्फीयर के सरफेस पे चार्ज है आपका सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक। मेरे से पूछा गया इस पॉइंट पे जो कि इसका सेंटर है, शौर्य, इस इस पीसीओ को अपने पास ही रख। इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सेंटर पे, और इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई नेट, वो होता है सिग्मा डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अगर नेगेटिव सिग्मा होगा तो इनवर्स इनवर्ट होता है, ठीक है। ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नोट कर लिया? यस सर। यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मत सोचिए कि मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा था तो 10 पॉइंट लिखवाऊंगा तो 10 पॉइंट रट ही जाएंगे तो मेरा काम बन जाएगा। 10 पॉइंट में बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट है 10 लाइन में जो छुपी हुई है। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको लगेगा अच्छा ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या। पॉइंट तो बहुत आसान थे लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन ये जो 10 पॉइंट हैं या आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछा जाता है, राइट 5 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, 6 ऐसे डायरेक्ट आता है। लेकिन इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल होते हैं वो कंपटीशन में पूछे जाते हैं जो मेडिकल में आएंगे,
फर्स्ट पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अगर प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होता है कि बाहर? हाँ बाहर की तरफ। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या अंदर। होगा? इनसाइड। इनवर्ड्स। देख लिया? चलिए लिखिए इसी में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस can originate from positive or infinity, positive or infinity, So originate from positive or infinity, and terminate at negative or infinity, negative और infinity। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसी में छिपा हुआ है जो हमने डायग्राम बनाया। मैंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं? पॉजिटिव से। देखिए पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है ना, मतलब कि इसका ओरिजिन यहाँ से है, पॉजिटिव। ठीक, और कहाँ पे ओरिजिनेट करती हैं? इन्फिनिटी। अगर मैं इस नेगेटिव के बारे में बात करूँ, इस नेगेटिव चार्ज के बारे में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं, तो मैं क्या कहूँगा, ये कहाँ से आ रही हैं? इंफिनिटी से। इन्फिनिटी। देखिए ये कहाँ से ओरिजिनेट की होंगी? इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या लिखा कि फर्स्ट लाइन के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम इन्फिनिटी और पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी या तो इन्फिनिटी से ओरिजिनेट हो रहे होंगे। और इसी में लिखा टर्मिनेट एट, कहाँ पे खत्म होंगे? अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, यहाँ पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म हो गई ना, नेगेटिव तक पहुंची तो। ठीक, सर इसका बहुत मतलब धीमी आवाज आ रही है। yes sir। अब सही है? अब सही है? यस सर। और तेज बोलूं? यस सही है। चलिए ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ टर्मिनेट, कहाँ पे टर्मिनेट हो रही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी कहाँ पे टर्मिनेट हो रही है? नेगेटिव पे आके टर्मिनेट। नेगेटिव एंड इन्फिनिटी। माइक को म्यूट रखिए प्लीज, माइक को म्यूट रखिए। हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी कहाँ पे आके टर्मिनेट होगी? नेगेटिव पे। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को देखूं, तो पॉजिटिव चार्ज से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही हैं, कहाँ पे जाके टर्मिनेट हो रही होंगी? इन्फिनिटी। अब देखिए पहला सेंटेंस ही लिखा है, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। इलेक्ट्रिक, सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस represent net electric field, electric field line represent net electric field। क्लियर है? अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। जैसे कि मैंने कहा कि एक चार्ज पार्टिकल ये है, एक चार्ज पार्टिकल Q2 ये है। ठीक, इस वाले पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपने क्या कहा कि Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा, अभी Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा, अभी फिर से सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा है? आ रही है, आवाज आ रही है। अब आ रही है। आज कान की
सफाई कीजिए। देखिए आवाज आ रही है ना कीर्ति, अब आ रही है? यस सर, आवाज। तो देखिए मैंने कहा कि Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 इस डायरेक्शन में है और Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर की तरफ है E2। ठीक है, मेरे को अगर इस वाले पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ होगा ना E नेट। ठीक है, अगर मैंने कोई क्वेश्चन दिया और उसमें कहा कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये क्वेश्चन है, फिगर बना हुआ है, मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको रिप्रेजेंट की गई हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, ये E1 E2 E3 इन सबको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये इन सभी के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा। क्लियर है? यस सर। F is equal to QE, यही होता है ना, फोर्स ऑन चार्ज Q। लिखिए टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट gives direction of force, gives direction of force at that point, gives direction of force at that point। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दी हुई है, ये क्वेश्चन है जैसे मान लीजिए, ठीक, और एक Q चार्ज है वो यहाँ पे रखा हुआ है, Q चार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ना, तो आपने क्या कहा F इज इक्वल टू QE। आपको पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो F इज इक्वल टू QE का मतलब क्या हुआ, इस वाले पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये होगा ना टेंजेंट। टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आया समझ में? यही पॉइंट लिखा है आपको, कि किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यही आपको क्या देगा, फोर्स का डायरेक्शन देगा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक field lines can never intersect दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने कहा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने ऐसे कर दी, इंटरसेक्ट करवा दी, ठीक है, अगर मैं इंटरसेक्ट करवा दूं तो इस वाले पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो इस वाले पॉइंट पे तो दो जगह टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, एक तो टेंजेंट ये भी हो सकता है और एक टेंजेंट ये भी हो सकता है। तो क्या एक चार्ज पे दो फोर्सेस लगेंगे क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में? नो सर। एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो एक ही होगा ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दो जगह थोड़ी ना हो सकता है। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो दो अलग अलग टेंजेंट मेरे को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब दो डायरेक्शन पे फोर्सेस लग रहे होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट, if density of lines, if density of lines is high, then electric field intensity, if density of lines
is high, then electric field intensity then electric field intensity will also be high and vice versa. अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ। मैंने कहा कि एक पॉइंट यहाँ पे है ए और एक पॉइंट यहाँ पे है बी। अगर मैं ए और बी को ध्यान से देखूं, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है? ए पर ए और यूनिट एरिया कितने नंबर ऑफ लाइंस निकल रहे हैं, इसी को हम लोग डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ए पॉइंट पे देखूं तो मैंने ये मान लिया पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे आपके क्या हो रहे हैं, ज्यादा 3 लाइंस क्रॉस कर रही हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आपकी एक ही लाइन क्रॉस कर रही है, डेंसिटी ज्यादा है ना? यस सर। आ रहा है ना? तो जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा। अगर मेरे High से पूछा होगी। गया कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड बी, तो आप लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। यही है इसका मतलब। और वाइस वर्सा, मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे ज्यादा है तो इसका मतलब वहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी ज्यादा होंगी। क्लियर है? यस सर। Yes. Lines never exist in closed loop. ये कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक force is conservative force। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? पाथ पे डिपेंड नहीं करता। क्या क्या डिपेंड नहीं करता? फोर्स बिल्कुल। वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। उसको कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। नंबर ऑफ लाइंस originating or terminating is directly proportional to magnitude of charge। क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. चलिए, तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड एक्सक्यूज मी सर। सर 8th वाला पॉइंट एक बार क्लियर कर दीजिए। क्या 8th वाला पॉइंट एक बार क्लियर कर दीजिए। बोल रहे हैं? कह रहा है 8th वाला पॉइंट फिर से क्लियर कर दीजिए। जैसे कि मैंने कहा 2 कूलम चार्ज है। ठीक है, 2 कूलम चार्ज है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं
4। सर वॉइस नहीं आ रही। फिगर तो दिख रहा है। तो मैंने कहा कि 2 कूलम चार्ज है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, कितनी है? 4। मैंने कहा कि अगर 4 कूलम चार्ज होगा तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी? 8। अरे 2 के लिए 4 है तो 4 के लिए कितना होगा? 8 ना। सर 8। वही है पॉइंट। अब आया समझ में? क्लियर है? इस सेंटेंस का मतलब यही है। ओके सर। ओके सर। जितने पैसे होंगे उतनी टॉफियां मिलेंगी। सिंपल सा मतलब अगर इसको याद रखना है तो लिख लीजिए, नंबर ऑफ टॉफियां इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैसे। इसमें कोई जान पहचान नहीं होनी चाहिए दुकान वाले के साथ कि बिन पैसे के दे दे। नोट कर लिया? आगे मैंने कहा कि एक आपका प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा माइनस क्यू चार्ज है और ये रखे हुए हैं। मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। कैसे बनाऊं? पॉजिटिव टू नेगेटिव। एग्जाम के क्वेश्चन है जो करवा रहा हूँ। अगर दोनों का नेचर सेम है, सेम नेचर, मैंने कहा कि दोनों के दोनों क्या हैं? पॉजिटिव हैं। तो क्या होगा? सर दूर दूर चले जाएंगे। रिपेल करेंगे ना। यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर भागेंगे एक दूसरे से। सर ये जो फर्स्ट वाले डायग्राम में जो एक्सिस पर डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फोर्स की, फील्ड की, वो समझ नहीं आई। क्या क्या? सर एक्सिस पर जो डायरेक्शन है, हाँ, उस पर जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, हाँ सही है। पॉजिटिव से नेगेटिव होगी ना। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है। सर बाहर जो है लेफ्ट और राइट साइड पर, ये वाली, हाँ ये नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ होगी ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज है बाहर की तरफ। दोनों का नेचर सेम होता है। अरुण माइक को म्यूट कीजिए, डिस्टरबेंस आ रहा है। डिस्कशन ऑन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से चीजों को समझिएगा। अब इसी टॉपिक पे बेस्ड पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैट है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड। अब देखिए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी। पहला पॉइंट ये, स्केलर वेक्टर वेक्टर
इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और इसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रिस्पेक्ट में इसको डिफाइन करूं, इसका मतलब कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो हर एक के बीच में स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, सेम, और हर एक लाइंस क्या होनी चाहिए, आपस में पैरेलल। ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। लिख लीजिए, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, सभी लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पैरेलल होंगी एंड स्पेसिंग बिटवीन ऑल लाइंस आर सेम। हर एक लाइन के बीच में जो स्पेसिंग होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसी को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे देखिए Yes, कांस्टेंट sir. इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा हुआ। अब एक एक करके आप लोग आंसर देते जाएंगे। मैंने कहा फर्स्ट पॉइंट कि यहाँ पे मैंने एक चार्ज पार्टिकल को रखा, क्यू चार्ज, जिसका मास कितना है m, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में है। इसको यहाँ पे रखा और इसको रिलीज कर दिया। रिलीज करने का मतलब क्या, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। इसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी, व्हाट विल बी इट्स ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या हुआ, पाथ। किस बात ये को कैसे follow पाथ को फॉलो करेगा। बताइए। स्ट्रेट लाइन। सर इसी डायरेक्शन में क्यों स्ट्रेट लाइन क्यों, फिर इंफिनिटी तक जाएगा। उसकी डायरेक्शन होती है और ये पॉजिटिव क्यू है। शिवानी क्या बोल रही थी, तो स्ट्रेट पाथ तक जाएगा क्यों, सर, क्योंकि चार्ज डिफाइंड नहीं है और इंफिनिटी तक जाना चाहिए क्यों, सर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो बोलिए बोलिए बोलिए, तभी तो हम लोग सही आंसर पे पहुंचेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट जा रही है और जो फोर्स कांस्टेंट है उसके ऊपर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कांस्टेंट है, तो अगर ये क्यू चार्ज है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा ना, क्यू ही। यस सर। मैंने कहा कि ये पार्टिकल अगर आपका रेस्ट पे है और इस पे आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट है, क्यू इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बाय मास। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट। पार्टिकल कैसा पाथ लेगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है, सिंपल। आप खड़े हैं, मैं पीछे से पुश कर रहा हूँ, तो आप तो स्ट्रेट ही मूव करेंगे ना, क्योंकि मेरे फोर्स का डायरेक्शन एक ही है, यस सर। फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब उस पर जो फोर्स लगेगा वो भी सेम रहेगा, वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करने वाला। मैं तो बच्चों वाले करवा रहा हूँ, ये 5 मिनट के बाद पूछूंगा अच्छे क्वेश्चन। लिखते जाइए लिखते जाइए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बड़े क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड वेलोसिटी ऑफ क्यू आफ्टर t नॉट टाइम। चलिए जल्दी से बताइए।
टाइम लगेगा। सिंपल, अभी आपने क्या लिखा, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। यस सर। अगर इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है तो मैं लिख सकता हूँ ना, v इज इक्वल टू u प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है ना। यस। तो v विल बी इक्वल टू a कितना दिया हुआ है, qe डिवाइडेड बाय m इनटू टाइम t नॉट। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू t नॉट। क्लियर है? यस सर। नोट कर लिया? यस सर। अब देखिए, अगर पार्टिकल, मतलब कि मैं कह रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो जो पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी होगी वो या तो स्ट्रेट लाइन होगी या तो पैराबोला होगा। अगर आप लोगों को ध्यान में आ रहा है तो हम लोग ये चीज को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, किस चैप्टर में, प्रोजेक्टाइल में, याद आ रहा है? यस सर। मैंने वहां पे कहा था ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल स्ट्रेट लाइन होगी या तो पैराबोला होगा। वहां पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, इफ f इज कांस्टेंट। f कांस्टेंट होगा ना क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो f इज इक्वल टू क्यू ई होता है। तो मैंने कहा कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तो जो पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी होगी, पार्टिकल कैसे पाथ को फॉलो कर रहा है, वो दो हो सकती है, या तो स्ट्रेट लाइन या तो पैराबोला। ठीक, स्ट्रेट लाइन कब होगी, हम लोग बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेते हैं क्योंकि हम लोग ग्रेविटी के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने कहा कि अगर एक पार्टिकल है उसको मैं किसी हाइट से अगर मैं ड्रॉप करूं, अगर मैं ड्रॉप कर दूं तो पार्टिकल स्ट्रेट नीचे आता है ना, तो उस पे जो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है mg फोर्स तो कांस्टेंट है ना, वेरिएबल तो है नहीं। तो मैंने कहा कि अगर किसी हाइट से किसी पार्टिकल को ड्रॉप करूं तो उस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है mg, तो पार्टिकल कैसे मूव करते हैं, स्ट्रेट। तो हमने पहला कॉन्सेप्ट क्या देखा कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कब करेगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हुई तो। अगर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो पार्टिकल कैसे पाथ को फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मोशन बाय ग्रेविटी में बात करते हैं कि अगर मैंने पार्टिकल को नीचे की तरफ थ्रो किया, mg नीचे लग रहा था और पार्टिकल को थ्रो भी मैंने नीचे किया है, तो u और f के बीच में एंगल कितना है, वेलोसिटी जीरो। जीरो। डायरेक्शन में मैंने कहा कि पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो किया, mg कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और पार्टिकल को थ्रो कहाँ किया, ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट ऊपर जाता है तो ये वापस नीचे आता है, स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है। तो हमने क्या सीखा कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री है या 0 डिग्री है, पार्टिकल कैसा मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन। इफ थीटा इज 0 और 180 डिग्री, थीटा का मतलब क्या है, एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड फोर्स। तो ये तीनों केस में पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। इसमें इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, तो कैसा होगा पार्टिकल का पाथ, पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ।
क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज यहाँ तक। सुहानी आप क्लास में रहिएगा, मैं इनसे थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ कि क्या क्या इन्होंने Yes, क्या क्या sir. पढ़ा है, और आप लोग क्लास लीव कर जाइए सभी लोग। सर लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सुहानी सर। आप रहिएगा लाइन पे, आप कीर्ति लीव कर जाइए। अच्छा सुहानी बताइए क्या क्या पढ़ा है आपने? सर अभी 12th में तो अभी कूलम्स लॉ तक पढ़ रही थी अभी। 11th में क्या क्या किया है आपने? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, 11th में आपने क्या क्या पढ़ा है? सर 11th में अभी मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं